हम बात करते हैं उत्तर छायावादी कविता के संदर्भ में। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही समृद्ध है और आप सभी उसे कालों से परिचित है। आधुनिक काल का यूँ तो कहा गया है कि जो कविता का बड़ा आयाम है वो छायावादी कविता है, लेकिन हर प्रवृत्ति का अपना महत्व होता है, तो महत्व उत्तर छायावादी कविता का भी है। एक बात मैं प्रारंभ में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो पड़ाव होते हैं, जैसे आधुनिक काल में मैं इसको पड़ाव के रूप में देखता हूँ। भारतेंदु काल की कविता, द्विवेदी युगीन कविता, छायावाद, उसके बाद ये उत्तर छायावादी कविता। वैसे हम छायावादोत्तर कविता भी कह सकते हैं, लेकिन छायावादोत्तर कविता कहते ही आगे आने वाली सभी प्रवृत्तियों पर ध्यान जाता है, जैसे उत्तर छायावादी कविता भी, इसके साथ ही प्रगतिवादी कविता भी, उसके बाद प्रयोगवादी और नई कविता भी, जो समझिए कि आज तक की कविता। अब कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि क्या आने वाली जो काव्य प्रवृत्ति है वो पहली प्रवृत्ति से नितांत अलग होती है। कभी कभी ऐसे वाक्य जो है भी कारण बन जाते हैं इस भ्रम के, जैसे छायावाद द्विवेदी युगीन कविता के विरोध में उभरा। वस्तुतः स्थिति ये होती है कि कोई भी बिल्कुल अलग थलग होकर के नहीं आता, उसी परंपरा में से कुछ नए कदम आगे बढ़ते हैं तो नई प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। तो उत्तर छायावादी कविता भी हिंदी कविता का छायावादी कविता से एक अगला कदम है, इस रूप में हमें लेना चाहिए। उससे पूर्व की प्रवृत्तियों के बारे में थोड़ी अगर हमें जानकारी हो तो ये बात समझ में आ जाती है कि कहाँ वो अगली जो प्रवृत्ति है अलग होकर के आई है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा था कि छायावाद के अंतर्गत जो कविता है, धीरे धीरे कुछ अन्य कवि ऐसे आए और वो स्वच्छंद धारा के कवि भी ऐसे आए जो उसमें खप नहीं रहे थे, यानी उनके स्वर में कुछ भिन्नता नजर आ रही थी। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, सिया राम शरण गुप्त, स्वयं बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामधारी सिंह दिनकर आदि। तो जब स्वर भिन्न हो रहे हैं कविता के स्तर पर, तो वो किस रूप में भिन्न हो रहे हैं ये सोचने की बात है। सन 1934 से 1937 का जो समय है वो छायावाद के प्रस्थान का समय माना गया है, और 1935-36 तक आते आते छायावादी कविताओं पर हमला होने लगा था। ये हमला शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीमा पर शत्रुओं से लड़ने वाली बात है। होता यह है कि कुछ चीज़ें ऊब पैदा करने लगती हैं, या कुछ चीज़ें अपनी इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं कि फिर लगता है कि अब कुछ नया किया जाना चाहिए। इससे पहली प्रवृत्ति का अवमूल्यन नहीं होता, वो वहीं उसके जो गुण होते वहीं है। छायावादी कविता बहुत ही महत्वपूर्ण कविता रही है, और असल में तो अगर हम गौर से देखें तो स्वयं छायावादी कवियों के स्वर में भी परिवर्तन हुआ, निराला में परिवर्तन हुआ, पंत में परिवर्तन हुआ। लेकिन ये माना गया है कि हरिवंश राय बच्चन के उदय के साथ नई काव्य धारा ने जन्म लिया, और बच्चन की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उनका समय है 1929 से 1933। इस उत्तर छायावादी कविता के जो प्रमुख स्वर हैं उनमें बच्चन का नाम सबसे ऊपर आता है। प्रेमचंद जी तक ने कहा था कि मद्रास
में लोग हिंदी कवि के रूप में, उस समय चेन्नई को मद्रासी कहते थे, हिंदी कवि के रूप में बच्चन का ही नाम जानते हैं। बच्चन की कविताओं में कुल मिला के देखा जाए तो रूढ़ियों के विरुद्ध आक्रोश का स्वर मिलता है। हालांकि उत्तर छायावादी कविता का जो अवधि रही है वो बड़ी कम रही है, और छायावादी कविता के जो लक्षण हैं उनसे अलग प्रेम की मस्ती भी है और पीड़ा भी है। साथ ही साथ एक और धारा चली जिसके प्रमुख कवि माने गए हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसको नाम दिया गया राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, जिसमें संस्कृति और राष्ट्रीयता के स्वर प्रमुख रूप से आए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चन की कविताओं में ये स्वर गायब है। बच्चन की ही एक पंक्ति है, सर जाए तो जाए पर हिंद आजादी पाए, पर यह उनका प्रमुख स्वर नहीं रहा। हालांकि इस धारा में भी अनेक कवियों के नाम लिए जा सकते हैं, जैसे हरिकृष्ण प्रेमी, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि। जो छायावादोत्तर व्यक्ति पर काव्य धारा है, यानी कि उत्तर छायावादी कविता, उसका जो विकास है वो छायावाद और प्रगतिवाद के मध्य माना गया है। छायावाद के बाद कुल मिलाकर, जिससे मैंने पहले भी संकेत दिया, कि कविता ने अनेक राहें अपनाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण से छायावाद जैसा स्थापित जो काव्य परिदृश्य था उससे कवियों ने अलग हट करके चलने की कोशिश की। हम सब जानते हैं कि प्राय ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण तो हुआ ही करते हैं, लेकिन जो विशेष कारण माना गया है वो है व्यक्तिवाद, अस्तित्ववाद। व्यक्तिवाद और अस्तित्ववाद को चिंतन है वो जो उभर करके आया पूरी दुनिया में, और इसके साथ जो वातावरण था बेकारी का, कम वेतन का, प्रेम के क्षेत्रों में रूढ़ियों के आतंक का, कुंठा, निराशा, अपमान, अवहेलना, वर्जनाएं, उन सब से भयभीत जो समय था वो सब जिम्मेदार था एक नए ढंग से अपनी बात को कविता में कहने के लिए। उस समय नेहरू ने कहा था, सर्वशक्तिमान राक्षस के चंगुल में हम बेबस हैं। तो इस बेबसी से कैसे टकराया जाए, ये समय के रचनाकारों के सामने चुनौती थी। तो पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प, नमक कानून का टूटना, विदेशी माल का बहिष्कार, स्त्री शिक्षा की आवाज को उठाना, ये तमाम बातें हमारे समाज में चल रही थी, और उन्हीं के बीच हमारे ये रचनाकार अपनी रचना कर रहे थे। नरेंद्र शर्मा की पंक्ति है, कैसे बुझाऊं प्यास मेरा हृदय खंडित पात्र। इस समय की जो बेचैनी थी वो सीधे सीधे कविता में आ रही थी। ये समय, जैसे मैंने बताया, व्यक्तिवाद, अस्तित्ववाद यानी व्यक्तिवादी चिंतन धारा का था। सामाजिक परिवेश में प्रतिष्ठित होने की एक बेचैनी थी। ये यूं समझिए कि अपने होने को सिद्ध करने का ये समय था। स्वदेशी, विदेशी, बाहरी, भीतरी प्रभाव भी थे। असंतोष, हलचल का समय था।
सत्याग्रह आंदोलन की विफलता जैसे संकेत दिया गया हो चुकी थी। तो ये भावना आना एक तरह से जो सहज हो गया था कि हम भी किसी से कम नहीं, ये नई चेतना थी। यानी आत्महीनता की जो भावना है उसको उखाड़ फेंकने की चाह। और आसपास ये भी देखिए कि 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के सभापतित्व में कांग्रेस में समाजवादी दल की स्थापना हुई और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। इसने भी कवियों को नई दिशा दी। जैसे उनके प्रभाव में अगर हम देखें तो पाएंगे कि वायवीयता जो छायावाद में काफी आ गई थी, बेपर की कल्पनाएं और तमाम, उनका त्याग हुआ। एक प्रकार की जो बौद्धिकता, एक प्रकार का जो भाषागत जो समझिए बहुत दबदबा जो हो गया था, उससे हट करके सहजता और सरलता का वर्णन किया जाने लगा। जो परिवेश मिल रहा था उससे, उसमें जो नया बोध मिल रहा था उससे नई संवेदनाओं का आगमन हुआ। उमर खयाम ने इस समय कवियों को बहुत प्रभावित किया। स्वयं बच्चन जी ने अनुवाद भी हुआ उमर खयाम का। विषाद, संघर्ष और प्रणय की तीव्र तीखी अभिव्यक्तियां सामने आई। बच्चन की तो बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। प्रार्थना मत कर, झुकी हुई अभिमानी गर्दन, बंधे हाथ, नत निष्प्रभ लोचन, यह मनुष्य का चित्र नहीं है, पशु का है रे कायर। यानी अपने समय से कि जो ये सारी विडंबनाएं थे उसे टकरा जाना और यहाँ तक कह देना। इसके कई अर्थ लिए जा सकते हैं। जिस संदर्भ में कही गई है उससे अलग हटा करके भी इसके पाठ किए जा सकते हैं। प्रार्थना मत कर, झुकी हुई अभिमानी गर्दन, बंधे हाथ, नत निष्प्रभ लोचन, यह मनुष्य का चित्र नहीं है, पशु का है। मनुष्यता की खोज, एक स्वाभिमानी मनुष्यता की खोज, अपने तरह जी सकने वाले मनुष्यता की खोज, एक अपने अभिव्यक्ति को से समृद्ध मनुष्यता की खोज, जो भीतर है उसको बाहर कहने वाले मनुष्यता की खोज, तमाम है। बहरहाल ये परिस्थितियां बनी जिनमें से उत्तर छायावादी कविता ने अपना चेहरा बनाया। अगर हम इस समय की प्रवृत्तियों पर बात करें तो 4-5 प्रवृत्तियों का हम जिक्र कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति का वैशिष्ट्य, यानी इसके बारे में संकेत मैंने दिया है। व्यक्ति का वैशिष्ट का मतलब यह है कि मनुष्य के अपने होने की जो ललक है, मैं हूं, मैं भी हूं, मैं हमेशा नतमस्तक कायर व्यक्ति नहीं हूं, मेरे पास भी कुछ कहने को है, मेरे पास भी सोच है। मैं ना दबा ढका रहना चाहता हूं, ना मैं अपनी बातों पर, अपने व्यक्ति पर अंकुश लगाना चाहता हूं। मुझे प्रेम की बात हो चाहे कोई और बात हो, मुझे जो कहना है मुझे कहना है, और आम और सहज भाव से कहना है। उनको तरह तरह की दबावों के लिहाफों में नहीं दबा करके कहना है, छुपा के कहना है। तो व्यक्ति का वैशिष्ट प्रेम भी ऐसा जो धरती पर टिका है, ऐसा प्रेम नहीं जिसकी उड़ान बड़ी पंखहीन है, कहां से है कहां नहीं है, जमीनी। प्रकृति वो भी सहज भावों की बुनियाद पर, जिजीविषा और जीवट के स्वर, ये इस खास प्रवृत्ति आई।
विषाद है, अपमान है, दुख है, पीड़ा है, प्रेम में भी, समाज में भी। लेकिन जिजीविषा के स्वर है, जीवितता के स्वर है, संघर्ष और आशावाद के स्वर है, मिलते हैं। और इन सब के बाद हम बात कर सकते हैं अब व्यक्तिगत जो क्षमताएं होती हैं, भाषा की, उपमानों की, अलंकारों की, उस दृष्टि से भी हम बात की जा सकती है कि इस पड़ाव की कविता की क्या खूबियाँ हैं। बहरहाल अब सबसे पहले हम पहली प्रवृत्ति पर आते हैं। यह है, मैंने बताया, व्यक्ति का वैशिष्ट्य। इसमें आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक उद्धरण पढ़ के आपके सामने रखना चाहता हूँ। डॉक्टर रघुवंश ने हिंदी काव्य की प्रवृत्तियाँ, उसकी भूमिका में लिखा है, उन्हीं के शब्द हैं। वर्तमान युग के प्रारंभ तथा विकास में कवि का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण प्रधान है। वर्तमान युग के कवि ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुक्त उद्घोष किया। इस धारा के कवि मूलतः गीतकार हैं। उत्तर छायावाद की व्यक्तिवादी काव्य धारा के कवियों का संबंध किसी वाद विशेष से भी नजर नहीं आता। इनकी अभिव्यक्तियां तो मूलतः इनके व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों से जन्मी अनुभूतियों पर टिकी है। ये महत्वपूर्ण बात है। इनकी अभिव्यक्तियां तो मूलतः इनके व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों से जन्मी अनुभूतियों पर टिकी है। उत्तर छायावादी कवि सीधे, सरल और ईमानदारी से अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति करने लगे। इन्होंने जो कुछ अनुभव किया उसमें से छायावादी ढंग का भी था, पर उनके कहने की पद्धति में अंतर स्पष्ट था। इनकी भाषा व्यक्ति ने छायावादी अति अलंकृत रूप से अलग नवीन अनअलंकृत रूप को अपनाया। इसमें बात आ गई कि छायावाद से किस प्रकार से ये अलग है, क्योंकि छायावाद कई तरह से, कई प्रकार की रूढ़ियों से ग्रसित हो गया था। अब व्यक्ति के स्तर पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे लगता था जैसे बहुत सारी वर्जनाओं के बोझ से दबा हुआ हो, उससे अलग हट करके। लेकिन ये भी बच्चन ने लिखा है, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। ये मतलब अपने समाज में सब कुछ स्पष्टवादी होना, सब कुछ साफ कहना भी कई दफ़े होता दुखदाई है, लेकिन वो तात्कालिक होता है। लोग तो ये सोचते हैं ना कि आप बस ऐसे ऐसे भले भले बने रहो, साधु साधु दिखते रहो, भीतर से चाहे जो मर्जी करते रहो। लेकिन इन कवियों का नहीं, हम जो है वो सामने है, उसका खामियाजा हम भुगतेंगे। मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। छल रहित व्यवहार मेरा, ये छल बल, चालाकियाँ, कलागत सौष्ठव के नाम पर बातों को छुपा लेना, ये तमाम चीज़ें नहीं आती। बस हम तो जो है वो है। तो ये एक तरह से टिप्पणी है कि व्यक्तिगत भावना छायावादी कवियों में भी है, लेकिन वहाँ पर दार्शनिकता का जामा पहनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ कहने की साहस की कमी थी, घुमा फिरा कर कहना। जो वास्तविक अनुभूतियां हैं उनको सहज भाव से सामने ना रखना। यहाँ तक कि जो लौकिक प्रेम अनुभूतियां हैं, ये एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी लौकिक प्रेम की अनुभूतियां हैं, उनको भी गुप्त रखो, कुछ अस्पष्टता रखो, कुछ रहस्य के आवरण में रखो। ये तमाम जो चीज़ें थी उनसे उत्तर छायावादी कवि किनारा करके चलता है। वह कलात्मकता की कीमत पर भी वो स्पष्टता चाहता है, पारदर्शिता चाहता है, और उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी आती है वो जिम्मेदारी को भी स्वीकार करता है।
यानी कि छायावादी कविता में इनको लगा कि उसके मूल में आदर्श और कल्पना अधिक है, जबकि हमें यथार्थ और वास्तविकता की ओर अधिक आना चाहिए। यानी छायावादी कवि की तरह ये कवि उस पार की जगह, उस पार की बात नहीं करना चाहता, बल्कि उस पार की जगह इस पार ही रहना चाहता है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। भाई इस पार की किसी को जीरो, ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि छायावादी कविता में उत्तरछायावादी कविता कुछ समानताएं नहीं है, समानताएं हैं। जैसे वस्तु जगत के प्रति दोनों ही जगह भावात्मक प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। विषय भी मूलतः सौंदर्य और प्रेम नजर आते हैं। उनसे जन्मे उल्लास और विषाद की अनुभूतियां हमारे सामने आती हैं। माध्यम भी यानी रूप का, वो भी प्रमुख रूप से गीत है, लेकिन अलगाव भी अनेक। इसके संबंध में डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है, छायावाद युग के उत्तरार्ध में अनेक प्रकार के बौद्धिक तथा भौतिक प्रभावों के कारण व्यक्ति अपने प्रति अधिक जागरूक होने लगा तथा दार्शनिक प्रतीकों के आवरण त्याग साहसपूर्वक अपने हर्ष विषाद को प्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्त करने लगा। ये अंतर है। इस तरह एक प्रकार की अतिशय आत्मपरक कविता का जन्म हुआ। इस कविता का अपना पृथक वैशिष्ट्य है। एक और जहां यह प्राचीन आत्मनिवेदन पूर्ण काव्य से भिन्न है, दूसरी ओर छायावाद की प्रच्छन्न आत्म अभिव्यक्तियों से भी इसका पार्थक्य है। सच तो यह है कि व्यक्तिवादी गीत काव्य धारा के कवि किसी स्पष्ट जीवन दृष्टि को नहीं अपना सके, ना तो इनकी आस्था पुरानी आध्यात्मिक जीवन दृष्टि में दिखती है और ना ही नवीन समाजवादी दृष्टि में। ये कवि प्राय अपने अनुभवों से प्रचालित होते हुए नजर आते हैं। ये इनका एक प्रमुख इनकी प्रवृत्ति है इस समय की। हालांकि इसके कारण से इनको आलोचकों को सुनना पड़ा। आलोचकों ने कहा कि अरे भाई, ये अपनी अनुभूतियों को ही बस व्यक्त करते रहते हैं, ना इन्हें कुछ समाज से लेना, ना सामाजिक सोच से लेना, दर्शन से लेना। तो ऐसा लगता है जैसे ये पलायनवादी है, जीवन संघर्ष से पलायनवाद की ये कविता है, ऐसा कहा गया। दूसरी प्रवृत्ति पर आए तो जिसे कहा गया प्रेम। प्रेम वो जो धरती पर टिका है। प्रेम का अर्थ था नारी के प्रति प्रेम। अव्यक्तिक दृष्टि से कवि इसी लोक के प्रतीत होते हैं। स्त्री पुरुष के प्रेम में ये कोई दिव्य लोक के पात्रों को नहीं लाते, कुछ नहीं लाते, बिल्कुल इसी लोक के प्रतीत होते हैं, स्वप्न लोक के नहीं। बच्चन जी ने लिखा है, नारी किशोरावस्था से ही मेरे जीवन का अंग, आवश्यकता, अनिवार्यता बन चुकी थी नारी। चाहे मुझे दुख दे, चाहे सुख, चाहे मुझे विचलित करे, चाहे शांति दे, चाहे मेरे लिए समस्या बने, चाहे समाधान। ये उन्होंने लिखा कि नारी उनके लिए एक तरह से अनिवार्य थी। और नारी के साथ लिखा ना, चाहे सुख दे, चाहे विचलित करे, चाहे शांति दे, चाहे समस्या बने, ये सारे स्वर जो है कविता के माध्यम से भी समय समय पर इन कवियों की कविताओं में आते हैं। ये अलग बात है कि अपनी अपनी शैली, अपने अपने भाषा या शब्द समूह के कारण से इनकी कविताओं के स्वर भिन्न भिन्न भी नजर आते हैं, एक जैसे नहीं है। यानी अंचल का स्वर अलग है, बच्चन का अलग है, और कवियों के अलग है। मर्यादा, ये भी जैसे कहा क्या इन पे आरोप लगे, एक आरोप ये भी लगा कि ये मर्यादाओं को नहीं मानते साहब, कोई संयम नहीं है इनके यहाँ। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि इनकी जो कविता है, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा कि बच्चन की कविताएं तो वासना में है। तो बच्चन जी का जरा जवाब सुनिए कविता में।
वृद्ध जन को क्यों अखरती है क्षणक मेरी जवानी। मतलब ये बिल्कुल साफ स्पष्ट है। अरे भाई, जीवन की जो सहज अनुभूतियां हैं उनको, उन पर हम क्यों अंकुश लगाएं, जो है। तो इस प्रकार से इनका जो प्रेम है बहुत ही जमीनी नजर आता है। और इस नारी का जो प्रेयसी रूप है उसको, उसका जो यौवन का ज्वार है, भोग है, तृप्ति है, ये भी स्वर आता है। और साथ में जो विरह वेदना होती है उसका स्वर भी आता है। अगली प्रवृत्ति है प्रकृति। जैसे जो प्रकृति छायावाद में भी है, यहाँ पर भी है। छायावाद में प्रकृति प्राय मानवीकरण के फ्रेम में आती है, साँचे में आती है। जबकि उत्तर छायावादी कवि प्रकृति को भी बहुत सहज भाव से, यानी प्रकृति का जो सहज बोध है वो सामने आता है और यही उसको अलग भी करता है। जैसे सिसकियां बीता समय लेता रहेगा, धमकियां संसार तो देता रहेगा। और इसके ये तो बात आ गई प्रेम के संदर्भ में। जब प्रकृति पे आते हैं तो सहज बोध कैसे दिखता है वो देखिए। है रुपहली रात है सपने सुनहले, गोद में तुम हो गगन में चांदनी है, काल को यह भी निशा तो नापनी है, मधुसुधा की धार में दो यामें बहले। बिल्कुल सहज भाव से प्रकृति को लेते हैं। जो प्रकृति के साथ एक सहचार्य यानी साथ का जो संबंध होता है वो यहाँ पर सामने आता है। प्रिया और प्रियतम के रति भाव भी है, उनके अभिव्यक्ति के लिए भी सीधे सीधे प्रकृति को का उपयोग ये कर लेते हैं। संध्या सिंदूर लुटाती है, रंगती स्वर्णिम रंग से सुंदर, निज नीड़ अधीर खगों के पर, तरवों की डाली डाली में कंचन के पात लगाती है। प्राण रजनी भिज गई नभ में भुजों में, थम गया है शीश पर निरुपम रुपहरा चांद। मैंने जैसे बताया था प्रारंभ में, विषाद है, विरह है, आकुलता है, लेकिन स्वर जो है जिजीवषा का भी है और जीवट का भी है, आशावादी जो जिसको स्वर कहते हैं वो भी है। छायावादी कविता में व्यक्ति या व्यक्तिवाद का स्वर विशिष्ट है। जीवन और समाज भी इस कविता में उस राह आया है। देश की पराधीनता, सामाजिक रूढ़ियों, आर्थिक टूटन से गुजरता हुआ युवा मानस अपने आप को अकेला, स्वच्छंद और संवेदनशील पाते हुए टूटन की राह पर जा रहा था। उसमें आक्रोश उभर रहा था, जिसके चलते अस्वीकार का स्वर प्रमुख हो रहा था। यह अस्वीकार का जो स्वर है, ये एक तरह की जिजीवषा भी है। चुप नहीं है, जो है गलत है उसका प्रतिवाद भी होना चाहिए, प्रतिकार भी होना चाहिए। निराशा के स्वर हैं, लेकिन उसके साथ जीवन शक्ति का अभाव नहीं आता। ये भी एक खास प्रवृत्ति है। जीवन के प्रति इन कवियों की गहरी आस्था है। बावजूद मृत्यु और घोर निराशा के बिल्कुल ये जीवन में विश्वास रखते चलते हैं। बच्चन जी ने लिखा है, जीवन तमाम दुख, संकटों, संघर्षों के बावजूद जीने योग्य है। मानव तमाम दोषों, त्रुटियों, खामियों के बावजूद प्यार करने योग्य है और वर्तमान तमाम विशृंखलताओं, दुर्व्यवस्थाओं और निराशाओं के बावजूद विशद, व्यवस्थित और निश्चित भविष्य में दृढ़ विश्वास करवाने में समर्थ है। इसके साथ जुड़ी हुई बात बता दूं कि इन कवियों को हालावादी भी कहा गया। लेकिन हाला का अर्थ ये नहीं है, यानी मदिरा और मधुशाला तो इनकी प्रसिद्ध कृति है ही, लेकिन ये सचमुच में मदिरा नहीं है। ये हाला जो है वो प्रतीक है। और इस बात को समझने के लिए
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों का सहारा लिया जा सकता है। वस्तुतः ये हाला एक प्रतीक मात्र है, ये शब्द है द्विवेदी जी के, जो तत्काल प्रचलित झूठी आध्यात्मिकता के प्रतिवाद का एक प्रतीक मात्र था। इस मद्रालय या इस हालावाद के माध्यम से असल में बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको सामने लाया गया है। बस एक पंक्ति कुछ पंक्तियां बता दूं। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। ये मनुष्यता की जो स्वरूप भर करके आ रहा है, जो हमारा सांप्रदायिकता का वातावरण है उसके बीच से जो हमें बांटने वाली ताकतें हैं उनके बीच मदिरालय एक कर रहा है। ये असल में प्रतीक रूप में हाला को लाए हैं। अव्यक्त क्षमताएं बहुत मिलती हैं, जैसे सहज भाषा, लोक से इन्होंने लिया है। संस्कृत में शब्द आते हैं लेकिन वो जो कि प्रचलित हो सके, जबान पर आ सके, इस तरह का इन्होंने कलात्मकता का बहुत ताम झाम ना रखते हुए अपनी बात को सीधे सीधे कहना, गीत शैली में कहना, ये उत्तर छायावादी कविता की अव्यक्त क्षमता के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर के अल्पकालीन ही सही, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है और आगे आने वाले कवियों को इस प्रवृत्ति ने भी प्रभावित किया है।